नमो नमः। वंदे गुरु परंपराम। इस YouTube पटल पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग श्रौत सूत्र के इस अध्ययन क्रम में लगे हुए होंगे और हम लोगों ने पिछले 2 भाग में भूमिका के इस विषय को देखा, जहाँ पे महर्षि कात्यायन कृत कात्यायन श्रौत सूत्र की भाष्यकारों की चर्चा हुई और विद्याधर शर्मा जी द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार वर्तमान में 4 भाष्य उपलब्ध हैं, जो कर्काचार्यकृत, संप्रदाय संज्ञक और अनंत देवकृत और देवयाज्ञिकृत हैं, और अन्य भी बहुत सारे व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने भाष्य पे बहुत सारा काम किया है। अब आगे कहते हैं, यहाँ पे अनंत देवकृत जो तृतीय भाष्यकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ये श्लोक दे रखा है। वहाँ पे चर्चा करते हैं कि मुनिम कात्यायनम कर्कम पितृभूतम भूतिम तथादिमान यशो गोपीम भर्तृयज्ञम तथा भाष्यकृतोपरान पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च जनकम वेददान गुरु। पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च जनकम वेददान गुरु। यहाँ देखिए, विभिन्न भाष्यकारों के नाम का वर्णन किया गया है क्रम से। उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि मुनिम कात्यायनम कर्कम। सबसे पहले कौन? मुनिम कात्यायनम कर्कम। कर्काचार्य जो हैं, उनसे पूर्व में कात्यायन श्रौत सूत्र के जो कर्ता हैं कात्यायन मुनि, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि सबसे प्रथम आदौ मुनिम कात्यायनम, तदुपरांत कह कर्कम पितृभूतम तथादिमान। फिर उसके बाद एक क्रम से जो है सभी का नाम दे रहे हैं कि पितृभूत, उसके बाद यशोगोपी, फिर भर्तृयज्ञम, फिर तथा जो है भाष्यकृतोपरान, फिर पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च। और ये तो भाष्यकार हुए। यहाँ तक देखिए, इन्होंने कह दिया कि भाष्यकृतोपरान। यहाँ तक जो है कि 4-5 प्रकार के भाष्यकारों के नाम। फिर आगे कह रहे हैं पद्धत्यादि प्रणेत्रिश्च जनकम वेददान गुरु। और कुछ लोग और भी हैं जो कौन है? पद्धति इत्यादि के प्रणेता हैं। जैसे भाष्य होता है श्रौत सूत्र इत्यादि पे या भी किसी पे भी ग्रंथ पे, उसी प्रकार फिर एक पद्धतियां हैं। भाष्य है चूंकि श्रौत सूत्र चल रहा है, यहाँ यज्ञ इत्यादि विषयों का वर्णन है, तो इसमें किसी न किसी क्रम का वर्णन होगा और किसी न किसी पद्धति, पूजा पाठ विशेष का वर्णन होगा यज्ञ इत्यादि का। तो उसी क्रम में उसकी एक पद्धति भी होती है। पद्धति क्या होती है वो आगे बताएंगे। और उनके भी कुछ लेखक और कुछ रचनाकार रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं कि इत्यादीनाम प्राचीनानाम भाष्यात्रीणाम भाष्यादि प्रणेत्रीणाम नाम उल्लिखति। विद्याधर शर्मा जी कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से प्राचीन भाष्यकारों का, प्रणेताओं का, भाष्य आदि के प्रणेताओं का नाम यहाँ पे क्या किया गया? लिखा गया। अब आगे उसी क्रम में बता रहे हैं कि इत्यादीनाम प्राचीनानाम भाष्यादि प्रणेत्रीणाम नाम उल्लिखति। अग्रे आगे बता रहे हैं कि अग्रे स्वग्रंथ प्रयोजन दर्शनावसरे च। अब यहाँ से विषय शुरू होता है। देखिए कि जो विद्याधर शर्मा जी जो ये भाष्य कर रहे हैं, ये वाला जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोजन क्यों पड़ा? जैसे एक प्रश्न उठेगा ना कि इतने सारे भाष्यकारों ने तो श्रौत सूत्र पे भाष्य लिखा ही था, फिर ये जो हैं विद्याधर शर्मा जी, इनको भी फिर वापस पुनः भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो वो उसी की जो है सफाई दे रहे हैं, या उसी के विषय में कह रहे हैं कि अग्रे स्वग्रंथ प्रयोजन दर्शन अवसरे च। मुझे इस ग्रंथ को लिखने की जरूरत, आवश्यकता, प्रयोजन क्यों पड़ा, उसको बताते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बता रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं किम च भर्तृयज्ञ भाष्यम अल्प व्याख्यायुतम। जो भर्तृयज्ञ का जो भाष्य है ना, वो क्या था? अल्प व्याख्यायुतम। न दृढ़ न्याय निरूप्य वैकृत कर्म विवृत्ति समर्थम।
जो भर्तृयज्ञ का जो भाष्य किया है ना भर्तृयज्ञ जी ने, वो कैसा है? सबसे पहली बात तो अल्प व्याख्यायुतम है, वो अल्प व्याख्याओं वाला है। जैसे किसी भी सूत्र की जो व्याख्या होती है वो अगर परिपूर्ण रूप से पूर्ण भागों की चर्चा करे तो जो अध्येता होता है, जो प्रणेता होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको वो विस्तृत रूप से समझ में आता है। लेकिन वो अल्प व्याख्या युक्त होगा या फिर श्रुति परक वाक्यों की बातें करेगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और न दृढ़ न्याय निरूपीय, और उसमें न्याय इत्यादि की जो भी बात है वो भी दृढ़ता से नहीं कही गई है। वैकृत कर्म विवृत्ति समर्थम, और जो विकृत कर्म है, जैसे एक प्रकृति याग होता है, एक विकृति याग होता है, तो उसी प्रकार का जो वैकृत कर्म है उसके विवृत्ति में भी समर्थ नहीं, उसके भी व्याख्या में उसको अच्छे से स्पष्टतया समझाने के लिए भी क्या है? समर्थमान नहीं है। कौन? भर्तृयज्ञकृत जो भाष्य है। ये हो गई भर्तृयज्ञ के भाष्य की कमी ही कह लेंगे, क्योंकि भाई अगर कोई भी एक अपडेट वर्जन आ रहा है किसी को किसी भी चीज का, तो वो पिछले वाले वर्जन या पिछले वाले जो भी अध्याय रहा है या भी जो भी करता रहे हैं उससे अच्छा होता है, तभी वो अगला वर्जन होता है। वर्जन इत्युक्ते ये पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार की बातें समझनी चाहिए कि अगर नए भाष्यकार को किसी एक ही सूत्र पे भाष्य करने की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब कि उससे पहला वाला भाष्य हो सकता है लोगों को कम समझ में आ रहा हो अथवा कम व्याख्या युक्त हो, ये समझना चाहिए। ना कि ये समझना चाहिए कि इसके पहले वाला जो भाष्य है वो बिल्कुल ही बेकार अथवा अनर्थ वाला था। तो ऐसा नहीं है, वो हो कोशिश ये कर रहे हैं कि उससे अच्छा समझा सके। फिर आगे कहते हैं पितृभूति कृतम च श्रुति मात्र निरूपणम। ये जो पितृभूतिकृत जो है ना भाष्य, वो क्या है? केवल उसमें श्रुति मात्र का निरूपण किया गया है। तो ये तो बड़ी विडंबना है कि भाई श्रुति में तो खुद ही श्रुति का निरूपण है, तो आप भाष्य में भी पुनः श्रुति का निरूपण करेंगे तो वो कैसे समझ में आना है? तो इसलिए कह रहे हैं कि पितृभूतिकृतम च श्रुति मात्र निरूपणम तत्र पर्यायोपि शब्दांतरेण क्वचित एव। वहां पे जो पर्याय शब्द दिए हुए हैं ना वो भी क्वचित क्वचित कहीं कहीं मिलते जुलते ही है। यानी कि पर्याय शब्द जो भिन्न भिन्न होने चाहिए या जो पर्यायों का अर्थ होना चाहिए, या फिर एक ही शब्द कई बार एक ही अर्थ को कह रहा है, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग जगह पे एक ही शब्द के प्रयोग होने का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए तस्मात् संभावना अपि, इसलिए संभावना होती है कि वैकृतिक सिद्धेर न घटते, इसीलिए यह संभावना है कि वहां पे भी वैकृतिक कर्मों की सिद्धि नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये दो लोगों की बातें हुई। पहले मैं कहा कि भर्तृयज्ञ का जो भाष्य है वो अल्प व्याख्या युक्त है, और जो पितृभूति का जो भाष्य है वो क्या है? जिसमें श्रुति मात्र का निरूपण किया गया है। फिर अब आगे कह रहे हैं कि ननु कर्कभाष्ये ननु निश्चयेन ननु कर्कभाष्यम अनेक न्याययुतम युक्तिभिः सुदृढ़ं सर्वसंदिग्ध निर्णय प्रयोजन विधि आपेक्षित तत्तद अंश प्रपूरकम भविष्यति इति तु सत्यम। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए सहयोग दिखाते हुए, या यूं कहें कि उसको मानते हुए, उसका कर्क भाष्य का लोहा मानते हुए यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि कर्क भाष्यम अनेक न्यायोचितम। पहली बात यहाँ बताएं कि जो भर्तृयज्ञ का भाष्य है वो दृढ़ न्याय से युक्त निरूपित नहीं है, ठीक है, लेकिन कर्क का जो भाष्य है वो क्या है? अनेक न्याययुतम। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं युक्ति भी अनेक न्याययुतम युक्ति भी सुदृढ़म। ठीक है, और कैसा है? वो भी न्याय ऐसा है कि सुदृढ़ है। सुदृढ़म सर्वसंदिग्ध निर्णय प्रयोजनम, जो जो भी विषय मिलते हैं यज्ञ इत्यादि के क्रम में, जो जो भी क्रम जिस भी अगले विषय से जुड़ा हुआ है, संदिग्ध है, आगे एक दूसरे को जोड़ रहा है, उसका निर्णय और प्रयोजन, उसका सभी का क्या करने में? निर्णय करने में कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसा वितति विशेष जो क्रम होता है अथवा किसी भी पौर्वापर्य रूप में जिस चीज को बताना है उसको बताने में, क्या उसका निर्णय करने में और उसके प्रयोग में और उसकी विधि में। ध्यान दीजिए, अनुष्ठान यज्ञ पद्धति इत्यादि में जो भी चीजें अपेक्षित हैं, सीधी बात यह है कि कर्क भाष्य जो है वो अनेक न्याय से युक्त है और सुदृढ़ है, अपनी बातों को स्पष्टता से कहने वाला है, और सर्वसंदिग्ध निर्णय, जो भी विषय में जिस भी निर्णय को करना है, जिस विषय में जिस निर्णय को करना है, उस जिस विषय के जिस प्रयोग की बात करनी है और उस प्रयोग में जिस विधि की बात करनी है, और उससे अपेक्षित
जिस भी कर्म की बात हो रही है, जैसे दर्श पूर्णमास यज्ञ की अगर बात हो रही है तो उससे जुड़े हुए उसके संदिग्ध सभी क्रमों का निर्धारण, उसके संदिग्ध निर्णय करने की क्षमता और उसके प्रयोग बताने की क्षमता, उसके विधि को बताने की क्षमता और उससे जुड़े अपेक्षित तत्तद अंश प्रपूरकम, उसके जुड़े हुए सभी अंशों का प्रपूरक को बताने में कौन समर्थवान है? जो कर्ककृत भाष्य है, यानी कर्क भाष्य कात्यायन श्रवण सूत्र का। ये बात क्या है? सत्य है। इस बात को ये मानना है कि ये बात तो क्या है? इति तु सत्यम, कि जो कर्क भाष्य है वो भाई सभी तरीके से क्या है? परिपूर्ण है। लेकिन किंतु, ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, तदपि, ठीक है, तदपि जैमिनीय शास्त्र संस्कृत बुद्धि परिनिष्पन्नत्वात्, बुद्धि परिनिष्पन्नत्वात्, यहाँ ध्यान दीजिए, त्यक्त सूत्र सूत्र अभिप्रायम। इसमें समस्या क्या है कि तदपि, ये बात तो सही है कि भाई सभी प्रकार का निर्णय और प्रयोग विधि अपेक्षित अंश की प्रपूरक जो है कर्क भाष्य है, किंतु जैमिनीय शास्त्र से प्रभावित होने के कारण, पहले भाग में या पहले हमने चर्चा की थी कि जो कर्क भाष्य है वह जैमिनी शास्त्र इत्युक्ते मीमांसा शास्त्र से बहुत अत्यधिक प्रभावित है। श्रुति अर्थवाक्य प्रमाण जो इत्यादि हैं उससे यह जो है कि बहुत प्रमाणों से बहुत अधिक प्रभावित है। तो इसमें जो बातें कही गई हैं वो प्रायः मीमांसा परक वचन में या मीमांसा युक्त बुद्धि को समझने वाले जो लोग हैं उनको समझने के लिए ज़्यादा आसान है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जैमिनीय शास्त्र संस्कृत बुद्धि परिनिष्पन्नत्वात्, संस्कृत बुद्धि यानी कि जैमिनीय शास्त्र के जो संस्कार से बुद्धि युक्त है, जैमिनी शास्त्र के संस्कार से जो बुद्धि परियुक्त है, जो उससे निष्पन्न होती है, निकलती है, त्यक्त सूत्र सूत्र अभिप्रायम, मीमांसा परक होने के कारण जो श्रुति का जो सूत्र है उसके अभिप्राय को कहने में वो क्या होती है? थोड़ा सा हट जाती है, तटस्थ हो नहीं पा रही है। वहां श्रुति का जो अभिप्राय मुख्य रूप से बताना चाहिए वो उसको ना बता के थोड़ा सा मीमांसा परक बातें कह दे रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए जैमिनीय पक्षस्य श्रुति श्रुत सूत्र विरुद्ध पक्षम आश्रितम, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है आपको। पहले कह दिए कि कर्क भाष्य जो है कि वो बहुत अच्छा है, सारे विषयों को अवबोध कराने वाला है, सभी अंशों का प्रपूरक है, ये बात सही है। लेकिन जैमिनीय शास्त्र संस्कृत बुद्धि परिनिष्पन्नत्वात्, जैमिनीय शास्त्र के से प्रभावित होने के कारण और मीमांसा परक बुद्धि से निष्पन्न होने के कारण इसने सूत्र जो है, जो स्रोत सूत्र है आपका, इसको श्रुति के अभिप्राय से थोड़ा क्या किया है? हटा दिया है। श्रुति का अभिप्राय यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, एक बात। और जो जैमिनीय पक्षस्य श्रुति सूत्र विरुद्ध पक्षम आश्रितम, तब अगर ऐसा है कि जैमिनीय शास्त्र का संस्कार युक्त जो बुद्धि है उससे यह ग्रंथ लिखा गया है, उसकी परिभाषाएं कही गई हैं, तो जैमिनी पक्ष जो श्रुति का विरोध कर रहा है, उस पक्ष को आश्रित होकर, उस पक्ष से आश्रित होकर, उस पक्ष को मानकर कथम एतत् शाखा प्रमाणम प्रमात्रीणाम तदाश्रितम कर्मानुष्ठातुम चित्सम उत्सहते।